हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और D+B की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं जीके जीएस की सीरीज लेकर के आई हूँ। ये 6 पार्ट है। इससे पहले मैं 5 पार्ट ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जो कि प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है। D+B जीके जीएस 2026 के ये PYQ हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। इससे अभी जो एग्जाम चल रहे हैं D+B के, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली हैं। ये सारी ही PYQ ये मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। 2026 में जितने भी पेपर हुए हैं ये उनके PYQ हैं। अभी मैं 2026 के करा रही हूँ। जब 26 के कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं 25 की कराऊंगी, जो कि ये टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। अगर आप D+B टीचिंग किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो TGT हो या PGT हो या फिर PRT हो, ठीक है, तो इसके मैं टीचिंग एप्टीट्यूड PYQ सीरीज चल रही है। मैंने कल से स्टार्ट कर दी है टीचिंग एप्टीट्यूड PYQ सीरीज, जो कि TGT PGT 2026 के सबसे पहले मैं करा रही हूँ। उसके बाद में TGT PGT 25 में जो एग्जाम हुए थे उनके टीचिंग एप्टीट्यूड के PYQ कराऊंगी। उसके बाद में 21 में जो एग्जाम हुए थे उनके टीचिंग PYQ कराऊंगी। तो आप इस सीरीज के साथ में जुड़ सकते हैं। अभी एक ही वीडियो पड़ा है, क्या है, प्लेलिस्ट बना दी है। वो किस नाम से है? वो है D+B पेडागोजी के नाम से, ठीक है। D+B पेडागोजी PYQ सीरीज के नाम से है। इस नाम से मैंने क्या है प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। अगर आप टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी TGT के एग्जाम आने वाले हैं और जल्दी ही आएंगे इनके एग्जाम, उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है। 3 जुलाई से मैं टीचिंग के जीके जीएस लेकर के आने वाली हूँ। PYQ सीरीज होगी वो भी, ठीक है। और रीजनिंग की सीरीज लेकर के आने वाली हूँ, वो भी PYQ सीरीज होगी। जनरल हिंदी की PYQ सीरीज होगी, ठीक है। ये सारे PYQ होंगे, तो चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। अभी चैनल पर जीके जीएस की जो सीरीज चल रही है वो MTS की चल रही है, जो कि 2026 में MTS के एग्जाम हुए थे, उसकी सीरीज चल रही है। तो आप टीचिंग के हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। और जनरल हिंदी की भी सीरीज चल रही है, उसमें मैंने TGT के भी एग्जाम कराए हैं और MTS का एग्जाम भी है जनरल हिंदी का, आप उसको कर सकते हैं 2026 के ही उसमें क्वेश्चन। आज मैं कराने वाली हूँ MTS एग्जाम 2026 में, जो जिसका एग्जाम हुआ था, डेट था 26 फेब को हुआ था। ये शिफ्ट थी इसकी 9 to 11 AM। आज मैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूंगी। जीके जीएस का है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में एडजबेस्टन में इंग्लैंड के विरुद्ध 336 रनों की जीत दिलाकर भारत को विदेश में टेस्ट मैच जिताने वाले सबसे युवा भारतीय कप्तान कौन बने हैं? शुभमन गिल, ठीक है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो। जुलाई 2025 में शुभमन गिल ने एडजबेस्टन में भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाकर विदेश में टेस्ट जीतने वाले सबसे युवा भारतीय कप्तान बनने का रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका ए ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में तिरुचिरापल्ली में आयोजित 206वें स्पर्श आउटरीच कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान डॉक्टर एल मुरुगन ने कितनी स्पर्श वैन को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 वैन, ठीक है। 206वें स्पर्श आउटरीच कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर एल मुरुगन ने 5 स्पर्श वैन को हरी झंडी दिखाई है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो गाइज, करंट अफेयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ये फेब में एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो इसमें जुलाई की करंट अफेयर तक आ रही है 2025 की, ठीक है। तो आपको क्या है, जब भी आपका एग्जाम होता है उसके लास्ट 1 ईयर की क्या है करंट अफेयर आपको करनी है, चाहे वो टीचिंग हो चाहे वो नॉन टीचिंग हो, ठीक है। लास्ट के 1 ईयर की करंट अफेयर आप कर लेना, वहीं से क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमजान की समाप्ति का प्रतीक कौन सा मुस्लिम त्योहार है? यहाँ पर समाप्ति की बात कही गई है कि रमजान जब समाप्त होते हैं तो उस त्योहार को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन भी फर्स्ट हो जाएगा, ईद उल फितर। जब रमजान की समाप्ति होती है तो ईद उल फितर कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय समिति यानी नेशनल इनकम कमेटी की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? यहाँ पर नियुक्ति पूछा गया है कि नेशनल इनकम कमेटी की जो है नियुक्ति वो हुई थी 1949 में। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर PC महालनोबिस थे, ठीक है। तो यहाँ पर इनके अध्यक्ष भी याद रख लेना कि जो राष्ट्रीय आय समिति है, नेशनल इनकम कमेटी है, इसके तो जो अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर PC महालनोबिस थे। UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से कौन सी सेवा उपलब्ध है? बीमा पॉलिसी बेचना यानी सेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज, तो ये तो है नहीं। UPI के थ्रू क्या होता है? 24 घंटे धन अंतरण यानी मनी ट्रांसफर आफ्टर 24 आवर्स, यानी 24 आवर्स के बाद में मनी ट्रांसफर, या रियल टाइम धन अंतरण यानी रियल टाइम मनी ट्रांसफर, या फिर केवल ATM के नगद जमा यानी कैश डिपॉजिट ओनली थ्रू ATM। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, रियल टाइम में मनी ट्रांसफर करता है, ठीक है, यानी रियल टाइम मनी ट्रांसफर, इसका ऑप्शन करेक्ट है। UPI के माध्यम से क्या है 24 × 7 यानी 7 डेज 24 आवर्स तुरंत बैंक खाते से बैंक खाते में धन भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट था। है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 19वीं सदी के सुधार
आंदोलनों में क्या योगदान दिया। यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब 19वीं सदी में सुधार आंदोलन चल रहे थे तो उनमें उनका योगदान क्या था। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने संघर्ष किया था। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया, ये गलत है। सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया, ये भी गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, ये भी गलत है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो इनकी भूमिका थी वो विधवा पुनर्विवाह, यानी जो विधवाएं थी उनका पुनर्विवाह करने में इनका प्रोत्साहन था, और स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने संघर्ष किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में शुरू की गई वह कौन सी योजना थी। 2020 की योजना पूछ रहा है यहाँ पर, जिसका 2025 में पुनर्गठन किया था, यानी दोबारा से ये बनाई गई थी, जिसकी ऋण देने की समय सीमा है जो 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई, जिससे 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1.15 करोड़ से अधिक रेहड़ी पटरी स्ट्रीट वेंडर वालों को लाभ हुआ। यानी ये पूछ रहा है कि 2020 में जो योजना बनाई गई थी उसका पुनर्गठन किया है 2025 में, और वो ऋण यानी लोन देने की समय सीमा जो थी 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी है, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी हुए हैं, जिसमें 1.15 करोड़ से अधिक रेहड़ी और पटरी वालों को लाभ हुआ है। जो रेहड़ी और पटरी वाले होते हैं उनको लाभ हुआ है कितना, 1.15 करोड़ का। ठीक है, तो वो कौन सी योजना थी, तो इसका है सी ऑप्शन सही, पीएम स्वनिधि योजना, यानी प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी विक्रेताओं की आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, अब हम बाकी की स्कीम के बारे में देख लेंगे। पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जून 2020 में रेहड़ी पटरी वालों को वित्तीय सहायता देने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। वर्ष 2025 में इसका पुनर्गठन करके उसकी अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। ठीक है, पीएम मुद्रा योजना क्या होता है, ये सूक्ष्म उद्योग यानी जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं उनके लिए है। ये 10 लाख तक का क्या है, गैर कॉर्पोरेट ऋण प्रदान करता है। ठीक है, जो छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए वो लोन लेना चाहते हैं तो वो 10 लाख का वो लोन ले सकते हैं पीएम मुद्रा योजना के तहत। पीएम विश्वकर्मा योजना जो है यह पारंपरिक कारीगरों शिल्पकारों को कौशल विकास और ऋण सहायता प्रदान करने की योजना है। यानी जो पारंपरिक कारीगर हैं जो और शिल्पकार हैं उनकी जो स्किल्स है उसको डेवलप करने के लिए ये ऋण प्रदान यानी लोन दी जाती है इनके लिए। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत। पीएमएवाई अर्बन है जो ये शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए आवास मिशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक आयोजन भारत द्वारा सितंबर अक्टूबर 2025 में पहली बार आयोजित किया गया था। ठीक है, ये क्या है, सितंबर अक्टूबर 2025 में क्या है, पहली बार भारत में ये आयोजित किया गया है। वो कौन सा वैश्विक आयोजन है वो आपको बताना है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है ये सितंबर अक्टूबर में कराया गया था और ये इंडिया में पहली बार हुआ है। ठीक है, 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा भारतमाला परियोजना कब शुरू की गई थी। यहाँ पर भारतमाला परियोजना है जो उसके बारे में पूछा गया है कब शुरू की गई थी, जिसमें 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारों के विकास की परिकल्पना की गई है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। 2017 में क्या है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये भारतमाला जो परियोजना है इसको जो लॉन्च किया गया था वो 2017 में लॉन्च किया गया था। जो भारतमाला परियोजना को औपचारिक रूप से 24 अक्टूबर 2017 को मंत्रिमंडल द्वारा देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के लिए मंजूरी दी गई थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2015 में कौन सी योजना आई थी, सागरमाला परियोजना आई थी। ये बंदरगाह विकास के लिए और डिजिटल इंडिया जैसे प्रमुख मिशन शुरू किए गए थे इसके तहत। ठीक है, सागरमाला परियोजना के तहत 2019 में आई थी जो जल जीवन मिशन आया था, और 2021 में पीएम गति राष्ट्रीय मास्टर प्लान आया था। ठीक है, पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के कामकाज को नियंत्रित किया जाता है। तो पूछा है किस एक्ट के द्वारा जो वाणिज्यिक बैंक होती हैं यानी कॉमर्शियल बैंक होती हैं वो कामकाज को नियंत्रित किया जाता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसके तहत क्या है, जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनके कामकाज को नियंत्रित किया जाता है इस एक्ट के तहत। हम बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। कंपनीज एक्ट 2013, ये इस एक्ट के तहत क्या होता है, यह अधिनियम भारत में सभी प्रकार की जो कंपनियों का गठन होता है और प्रशासन होता है समापन को नियंत्रित करता है, न कि विशेष रूप से बैंकिंग कार्यों को करता है। आरबीआई एक्ट 1934 क्या है, यह अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी, आरबीआई एक्ट 1934, और उसके मौद्रिक नीति संबंधी कार्यों को नियंत्रित करता है ये वाला एक्ट। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये एक्ट है जो भारत में प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स आयकर लगाने और उसे एकत्र करने से संबंधित है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आप ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो 4 ऑप्शन होते हैं उनसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि मैं जब सॉल्व करा रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि जो मैं प्रीवियस में करा चुकी हूँ सॉल्व, उनमें से ऑप्शन जो मैंने कराए हैं उस ऑप्शन से दूसरे पेपर में क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत भारत ने 2025 में निम्नलिखित में से किसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, यानी राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत की है ये 2025 में। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्वांटम सुरक्षित संचार परीक्षण।
ये करंट से रिलेटेड है तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर एक तो ये याद रखना है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में। ये दूसरे एग्जाम में इस टाइप से भी आ सकता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में हुई थी। ठीक है, इसमें किसका प्रसार किया गया था? शिक्षाओं का प्रसार किया गया था। और ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की थी वो की थी स्वामी विवेकानंद ने, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन को हम डिटेल में देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं और वेदांत दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए रामकृष्ण मिशन कोलकाता के पास बेलूर मठ में स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3, एक तो इसका एस्टेब्लिश कब किया गया था? ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी? ठीक है, और कहाँ पर हुई थी? यानी बेलूर मठ में, कोलकाता के बेलूर मठ में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, केशव चंद्र सेन, इन्होंने क्या, ब्रह्म समाज के एक प्रमुख नेता थे ये और समाज सुधारक थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने क्या 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी और वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया। तो ये नारा आया हुआ है एमटीएस के एग्जाम में, मैं प्रीवियस में करा चुकी हूँ। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इस टाइप से ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने शांति निकेतन और विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तथा वे एक महान कवि और दार्शनिक थे। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रख लेना, नोट कर लेना किसी में। 13 क्वेश्चन है, ये प्रसिद्ध नारा बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अभी D+B जितने भी नारे हैं सभी को याद कर लेना। ठीक है, कोई भी राष्ट्र किसी भी राजनीतिक स्थिति के योग्य नहीं है यदि वह अधिकारों की भीख मांगने और उन पर दावा करने के बीच अंतर नहीं कर सकता है। किसके द्वारा दिया गया था ये नारा? योग्य नहीं है, ये नारा जो दिया था इसका ऑप्शन है जो सी ऑप्शन सही है, लाला लाजपत राय ने ये नारा दिया था। ठीक है, अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं लाला लाजपत राय। ठीक है, अगर आता है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो वो लाला लाजपत राय हैं। कट्टरपंथी नेता थे ये। उनका मानना था कि स्वराज्य या राजनीतिक अधिकार भीख में नहीं मांगे जाते हैं बल्कि उन पर हक के दावा किया जाता है। उन्होंने ही यह प्रसिद्ध वक्तव्य दिया था। ठीक है, अरबिंदो घोष ने क्या है, इन्होंने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख लिखे थे और बाद में आध्यात्मिक जीवन अपना लिया था। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाली बुक है ना इनकी, ये वाला लेख है जो बहुत बार पूछा गया है D+B में कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड है जो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये अरबिंदो घोष के द्वारा लिखी गई थी। ये नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। ये नारा भी याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने MTS का जो एग्जाम प्रीवियस में कराए हैं जो वीडियो, उनमें ये नारा पूछा गया है कि ये किसने दिया था। बिपिन चंद्र पाल है जो, इन्हें भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक किसे माना जाता है तो विपिन चंद्र पाल हैं और वे लाल बाल पाल की तिगड़ी का हिस्सा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, द्वितीय खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में भारत के किस राज्य ने चैंपियनशिप बरकरार रखी? तो इसका है जो सी ऑप्शन सही है, हरियाणा है। 15 क्वेश्चन है, 1829 में स्थापित कौन सा धार्मिक समाज वेदों के दर्शन और तर्क बुद्धिवाद के युगल स्तंभों पर आधारित था? तो इसका सी ऑप्शन सही है, ब्रह्म समाज। क्या है ये? धार्मिक समाज वेद के दर्शन और तर्क बुद्धि पर आधारित था। ये इसकी स्थापना 1829 में हुई थी। अगर आपको ऐसे नहीं पता है ना और आप इनके ईयर्स भी याद कर लेते हो कि इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना कब हुई, तो आप ईयर से ही पता लगा सकते हो। आगे आप नहीं पता है फिर भी आप ईयर से पता लगा सकते हो कि 1829 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई है। तो इसी में ही ये धार्मिक समाज वेदों के दर्शन और तर्क बुद्धिवाद के युगल स्तंभों पर आधारित था, ब्रह्म समाज। ठीक है, राम मोहन राय हैं जो, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, पहले ये ब्रह्म सभा के नाम से जाना गया, फिर ब्रह्म समाज हो गया इसका नाम। इसकी स्थापना जो हुई थी 1829 और 30 में हुई थी। यह पूरी तरह से उपनिषदों, वेदों के दर्शन, एकेश्वरवाद, तर्कसंगत बुद्धिवाद पर आधारित था, जिसने सती प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध किया था। समाज की स्थापना 1867 में हुई थी बॉम्बे में, आत्माराम पांडुरंग ने की थी ये। ठीक है, ये धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिराव फुले ने की थी महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये किस लिए की थी? ये शोषित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए की गई थी। आर्य समाज की स्थापना अभी मैंने बताया दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी और वेदों की ओर लौटो इसका नारा था। 16 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? 5G कनेक्टिविटी प्रदान करना, या फिर सभी मौसम में चलने वाले योग्य सड़क मार्ग से संपर्क प्रदान करना, रेल संपर्क प्रदान करना, हवाई संपर्क। तो यहाँ पर देखो रेलवे से रिलेटेड नहीं है, वो सड़क की बात कर रहा है और हवाई से भी नहीं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया था। तो देखो यहाँ पर योजनाएं जितनी भी है ना अब लॉन्च की गई थी उनको भी याद रखना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया था। इसका जो उद्देश्य था वो ग्रामीण इलाकों में असंबद्ध यानी अनकनेक्टेड बस्तियों को सभी मौसमों में चालू
रहने वाली पक्की सड़कों के माध्यम से जोड़ना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर पक्की सड़क बनवाई जाए और कनेक्टिविटी एक दूसरे रोड से क्या है कनेक्टिविटी रहे, वहां पर मौसम चाहे कैसा भी हो वो चालू रहे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड थी ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 5G कनेक्टिविटी क्या थी, यह डिजिटल इंडिया और दूर संचार मंत्रालय का हिस्सा है, सड़क योजना का नहीं है। ठीक है, रेल या एयर कनेक्टिविटी है, जो रेल कनेक्टिविटी भारतीय रेलवे का काम करता है और हवाई संपर्क के लिए सरकार की अलग उड़ान योजना चल रही है। ठीक है, एयर कनेक्टिविटी क्या है, उड़ान योजना से संबंधित है, और रेलवे कनेक्टिविटी है जो ये भारतीय रेलवे से रिलेटेड है। 17 क्वेश्चन है, मार्च 2025 में इसरो अध्यक्ष द्वारा श्री एस रामकृष्ण द्रव्य और तापीय विज्ञान अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, IIT मद्रास में किया गया था। 3 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के आकलन की कौन सी विधि उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना करती है, यानी कि जो नेशनल इनकम है उसका जो कैलकुलेट किया जाता है वो कौन सा मेथड है जिसमें उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है। तो यहाँ पर 18 का सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड जो है ये इसका आंसर है। प्रोडक्शन मेथड जो होता है ये नेशनल इनकम मापने की उत्पादन विधि है, जिसे मूल्य वर्धित या उत्पादन विधि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्शन मेथड को, इसको मूल्य वर्धित या उत्पादन विधि भी कहते हैं। एक अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य यानी मार्केट वैल्यू को जोड़कर गणना किया जाता है इसमें। ठीक है, मेथड क्या होता है, इस मेथड में उत्पादन के कारकों, जैसे कि उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमता, इनके द्वारा जो अर्जित कुल आय होती है, जो हम गेन करते हैं, टोटल इनकम, मजदूरी हो गई, किराया, ब्याज, लाभ को जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाली जाती है किसमें, इनकम मेथड में। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, इस मेथड में एक वर्ष में अंतिम वस्तुओं सेवाओं को खरीदने के लिए किए गए कुल उपभोग, निवेश और सरकारी खर्चों को जोड़ता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जो मेथड होता है ये मूल रूप से आय विधि का ही एक रूप होता है, जहां समाज के विभिन्न अंगों में आय के वितरण का विश्लेषण किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन किस व्यक्ति के नेतृत्व में इसके पहले अध्यक्ष के रूप में किया गया। देखो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी वो नहीं पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब उद्घाटन हुआ था तो उनके जो पहले अध्यक्ष थे उनके बारे में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की थी वो की थी A.O. ह्यूम ने। ठीक है, लेकिन इसके पहले जो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी। तो ये भी आप याद रखना कि ये क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी। इसके पहला जो अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता की थी वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो कहाँ हुआ था, और उसके अध्यक्ष कौन थे, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन थे, ये कांग्रेस के शुरुआती दौर के एक बहुत बड़े नेता थे, लेकिन वे पहले अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुए थे। ठीक है, तो इस मोतीलाल नेहरू इन्होंने बहुत बाद में 1919 अमृतसर और 1928 कलकत्ता के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो मोतीलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता एक तो अमृतसर के अधिवेशन में की थी और एक कलकत्ता के अधिवेशन में, और ये अधिवेशन जो हुए थे अमृतसर में 1919 में हुआ था, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1928 में हुआ था। लाला लाजपत राय हैं जो ये 1920 के कलकत्ता के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। ठीक है, अब देखो 20 में की थी लाला लाजपत राय ने और 28 में कलकत्ता में की थी मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में हुए उपचुनाव में अलीफा अहमद ने पश्चिम बंगाल विधानसभा की कौन सी सीट जीती। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, कालीगंज है, जो कालीगंज से इन्होंने चुनाव जीता था विधानसभा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबा बरसा जिसे पोयला बैसाख भी कहा जाता है किस भारतीय राज्य में पारंपरिक नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। देखो न्यू ईयर सेलिब्रेशन से रिलेटेड है ना क्वेश्चन बन रहा है, तो मैं इनकी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, वो होगी स्टैटिक जीके से रिलेटेड, स्टैटिक जीके से रिलेटेड मैं कोशिश करूंगी कि स्टैटिक जीके के अंतर्गत ये सारी कुछ आ जाए, चाहे वो डांस हो, चाहे न्यू ईयर हो, चाहे फेस्टिवल हो। तो स्टैटिक जीके में मैं 2026 और 2025 में जितने भी एग्जाम हुए हैं तो स्टैटिक जीके से निकाल के क्वेश्चन में एक वीडियो में कवर करा दूंगी, जिसके लिए जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो नाबा बरसा है जो जिससे पोयला बैसाख के नाम से भी जानते हैं, ये नववर्ष मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके, पोयला बैसाख बंगाली कैलेंडर का पहला दिन होता है। ठीक है, बंगाली कैलेंडर का पहला दिन कौन सा होता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो है पोयला बैसाख। ठीक है, जिसे पश्चिम बंगाल में या बांग्लादेश में क्या है नववर्ष या नाबा बरसा के नाम से के रूप में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। ठीक है, बिहार और झारखंड में है जो ये मेष संक्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसे सत्तुआइन या जुड़ शीतल के रूप में भी बोला जाता है। ठीक है, मेष संक्रांति के नाम से जो नववर्ष मनाया जाता है या सत्तुआइन या जुड़ शीतल के नाम से जो
नववर्ष मनाया जाता है वो बिहार और झारखंड में मनाया जाता है, क्योंकि बिहार में से ही झारखंड अलग हुआ था, तो इस वजह से इन दोनों स्टेट में इस नाम से क्या है नववर्ष मनाया जाता है। और जो उड़ीसा में मनाया जाता है महाविषुव संक्रांति या पना संक्रांति के रूप में मनाया जाता है उड़ीसा में नववर्ष। देखो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी अपकमिंग एग्जाम्स में। ठीक है, ये नववर्ष पूछे जा रहे हैं, 2025 में भी पूछे गए थे और 2026 में भी, चाहे वो टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो, ये जीके जीएस सबके लिए बेनिफिट है। जो फर्स्ट पार्ट होता है DSSB का वो सेम रहता है, चाहे वो टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो। तो ये ना सोचें कि ये MTX का एग्जाम है और हम नहीं करें इसको टीचिंग वाले, ऐसा ना सोचें, इसको जरूर करें, बहुत हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, यानी यहाँ पर पूछा है कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एपिकार्डियम है जो, ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ठीक है, एपिकार्डियम क्या होता है, हार्ट की सबसे बाहरी परत होती है जो उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, न कि कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, ब्लड क्या होता है, ये एक तरल संयोजी ऊतक है, फ्लड कनेक्टिव टिश्यू है। बोन कार्टिलेज क्या है, ये स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू है जो शरीर को ढांचा और सहारा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए एक साथ कार्य करने वाली समान संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को डैश कहा जाता है, यानी यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ सेल्स पूछा है जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वर्किंग टुगेदर, साथ में क्या है उसका साथ में वो वर्क करते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है उनका। ठीक है, परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, टिश्यू। ठीक है, सेल्स का जो ग्रुप होता है, सेल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। 24 क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है। यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई है कि जो मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो किस आर्टिकल के तहत जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन में। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 51A के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। ठीक है, ये भी आ सकता है 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था, वो 1976 में किया गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था ये। ठीक है, भाग 4A के अंतर्गत है, आर्टिकल 51A के अंतर्गत ये नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया था। ये 10 थे उस समय पर, अभी वर्तमान में 11 हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो 11 हैं। और देखो इसमें है ना हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, 42वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था, 1976 में। ठीक है, किस भाग के अंतर्गत है ये, तो भाग 4A के अंतर्गत है। किस अनुच्छेद में, जैसे कि अभी क्वेश्चन में आया है, ये 51A में। इसमें कितने मौलिक कर्तव्य शामिल हैं, तो पहले 10 थे, ठीक है, मूल संविधान में, और अभी 11 हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या होता है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन जो कराए है ना, प्रीवियस वीडियो जो मैंने डाली है बना करके, तो ये आया है कि संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा गया है, तो 32 आर्टिकल है जो संविधान की आत्मा कहा गया है। और ये क्वेश्चन भी आया था इस तरीके से कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है, तो 32 आर्टिकल। ठीक है, 19 आर्टिकल है, ये स्वतंत्रता का अधिकार देता है, किसका, वाक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, यानी स्पीच बोलने की स्वतंत्रता देता है, आर्टिकल 19। 21 है जो ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट ऑफ लाइफ का। ठीक है, तो यहाँ पर सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये 4 आर्टिकल। ठीक है, भारत का संविधान प्रकृति में दृढ़ता और लचीलेपन का संयोजन है और इसे डैश द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे संविधान में कोई भी हम अमेंडमेंट पारित करते हैं तो किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर है जो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पार्लियामेंट के थ्रू हम कोई भी अमेंडमेंट लाते हैं। ठीक है, संविधान में संशोधन जो किया जाता है वो पार्लियामेंट के थ्रू किया जाता है। इस प्रकार से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत में संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल भारतीय संसद यानी पार्लियामेंट को दी गई है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान संशोधन होता है, 368 के तहत। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। संसद इसे साधारण बहुमत, विशेष बहुमत या राज्यों की मंजूरी से संशोधित कर सकती है। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप देख लेना, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। 26 क्वेश्चन है, राजस्थान ने 1959 में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई थी, तो आपको पता है पंचायती राज संस्थाएं जो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में ही आई थी। ठीक है, और 1959 में इसने जो सिस्टम अपनाया था वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, त्रिस्तरीय यानी 3 टायर सिस्टम अपनाया था। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिशों पर राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली यानी ग्राम पंचायत, वो 3 स्तर वाली कौन सी थी, ग्राम पंचायत है, पंचायती समिति और जिला परिषद की शुरुआत की थी। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पर आई थी, त्रिस्तरीय जो आई थी वो राजस्थान के नागौर जिले में आई थी। ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। ठीक है, कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पर आई थी, तो वो आई थी राजस्थान के नागौर जिले में। और पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे निचला स्तर जो होता है ग्राम पंचायत होता है, और सेकंड नंबर पर पंचायती समिति, और थर्ड स्तर पर जो होता है वो जिला परिषद होता है। 27 क्वेश्चन है, शास्त्रीय तमिल को बढ़ावा देने के लिए 2008 में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई थी, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन डी
करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान की स्थापना की थी 2008 में। किसको बढ़ावा देने के लिए? तमिल को बढ़ावा देने के लिए। देखो ये शास्त्रीय भाषाएं हैं ना जो ये आ रही हैं, ये 2026 में 2025 में जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें शास्त्रीय भाषाएं आई थी। ठीक है, यहाँ पर शास्त्रीय भाषाओं को आप कहो तो मैं एक वीडियो में सेपरेट बता दूंगी कि हमारी इंडिया में शास्त्रीय भाषाएं कौन सी हैं और कौन कौन सी और कब आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको डिटेल में देख लेते हैं। तमिल भाषा को वर्ष 2004 में भारत की पहली शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। इसके प्राचीन साहित्य के संरक्षण अनुसंधान के लिए 2008 में चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, यानी जो शास्त्रीय भाषा तमिल है इसको प्रोत्साहन देने के लिए 2008 में क्या है, केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान की स्थापना की गई थी। और शास्त्रीय भाषा जो पहली बार भारत की पहली शास्त्रीय भाषा जो घोषित की गई थी वो तमिल भाषा की गई थी वर्ष 2004 में। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास क्या है, ये बहुत पुराना विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1857 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। संघ कार्यपालिका में भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार, यहाँ पर मुख्य विधिक सलाहकार पूछा गया है, चीफ लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कौन होते हैं चीफ लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ये होते हैं अटॉर्नी जनरल, यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। और 76 आर्टिकल के तहत इनको रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत का महान्यायवादी के देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी और भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। वह न्यायालयों में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रेसिडेंट क्या है, यह संघ की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। कौन होते हैं ये? प्रेसिडेंट कौन होते हैं? संवैधानिक प्रमुख होते हैं कार्यपालिका के। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है जो गवर्नमेंट के मंत्रिपरिषद के वास्तविक प्रमुख होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट था। 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? प्रीवियस वीडियो में मैंने खुद पढ़ा था, सेम एज अ टेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो बैरन द्वीप है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंडमान सागर में स्थित बैरन द्वीप भारत और पूरे दक्षिण एशिया का, ठीक है, पूरे साउथ एशिया का क्या है, ये पूरे साउथ एशिया का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी है। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो है ये। इसमें पहला रिकॉर्डेड विस्फोट 1787 में हुआ था। इस प्रकार के मंदिर की पहचान शक्टाकार यानी वैगन वोल्टेड छत से की जाती है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, वल्लभी है जो, ठीक है, वल्लभी जो मंदिर है इसकी जो छत है वो वैगन वोल्टेड है। ठीक है, नागर स्थापत्य शैली के अंतर्गत वल्लभी प्रकार के मंदिरों की जो छत है वो आयताकार और ऊपर से बेलनाकार अर्धवृत्ताकार होती है, जिसे शक्टाकार यानी वैगन वोल्टेड या बैलगाड़ी के ऊपरी आकार जैसी छत कहा जाता है। ठीक है, जैसे बैलगाड़ी के ऊपरी जो छत होती है बैलगाड़ी की, उस तरीके से ये स्थापत्य शैली में बने हुए होते हैं ये मंदिर, ये वल्लभी मंदिर होते हैं। ठीक है, लतिना क्या है, इसे रेखा प्रसाद भी कहते हैं, जिसका आधार वर्गाकार होता है और दीवारें ऊपर जाकर एक बिंदु पर मिलती हैं। फमसाना क्या है, इसकी छत लैटिना से चौड़ी और छोटी होती है। यह कई परतों में सीधे ढलान पिरामिड की तरह ऊपर उठती है। विमाना है, यह दक्षिण भारतीय, यह द्रविड़ शैली के मुख्य गर्भगृह के ऊपर बनी पिरामिड जैसी बहुमंजिला संरचना होती है। तो ये देखो स्टैटिक जीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो स्टैटिक जीके को आप कर लेना। मेन है स्टैटिक जीके में एक तो फेस्टिवल करना, ठीक है, फेस्टिवल एंड डांस एंड न्यू ईयर भी पूछा जा रहा है अलग अलग स्टेट से। और ये जो यहाँ पर स्थापत्य शैली ये किस में बने हुए हैं, ये सब कुछ द्रविड़ और उत्तरी शैली, द्रविड़, नागर शैली, इनको सबको कर लेना। तो स्टैटिक जीके में कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टॉपिक हैं जिनको आपको करके ही जाना है। 30 मार्च 2022 में शुरू किया गया बाजौली होली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर बाजौली होली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया है कि ये कहाँ, किस स्टेट में है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कोरोमंडल तट पर स्थित है? अब देखो कोरोमंडल तट है जो वो साउथ में है, शहर चेन्नई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका कि चेन्नई है जो कोरोमंडल इस तट पर स्थित है। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट किसे कहते हैं? जो भारत का पूर्वी तटीय, ये देखो ये पूर्वी है, ये वाला पूर्वी तटीय है। इसमें दक्षिणी भाग, यहाँ पर ये दक्षिणी भाग है जो यहाँ पर कोरोमंडल तट है, इसको हम क्या कहेंगे? कोरोमंडल तट कहेंगे, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय हिस्से में विस्तृत है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई इसी तट पर स्थित है। ठीक है, इसी तट पर बसी हुई है। सूरत एंड मुंबई है, ये दोनों शहर भारत के पश्चिमी तट कोंकण तट पर हैं, यानी ये पश्चिमी तट है यहाँ पर और ये पूर्वी तट है। तो यहाँ पश्चिमी तट पर क्या है, मुंबई और सूरत बसे हुए हैं, जिसको कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, कोची है जो यह शहर पश्चिमी तट के दक्षिणी हिस्से पर है। कोची कहाँ है? दक्षिणी हिस्से पर, यहाँ पर मालाबार तट पर। यहाँ पर ये कोंकण तट है इतना, ठीक है, और इससे नीचे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर मालाबार तट है और यहाँ पर दक्षिणी हिस्से पर क्या है, कोची स्थित है और सूरत एंड मुंबई यहाँ पर कोंकण तट पर है। तो इस प्रकार से इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कानूनी ढांचा भारतीय जनगणना कराने का अधिकार देता है? यानी भारतीय जनगणना जो होती है तो वो कौन सा कानूनी, यानी वो कौन सा लीगल फ्रेमवर्क है? ठीक है,
तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990। ठीक है, भारत में दशकीय जनगणना यानी डिकेडल सेंसस का वैधानिक कार्य गृह मंत्रालय के तहत किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आ सकता है क्योंकि जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जो दशकीय जनगणना है ये गृह मंत्रालय कराता है। जनगणना अधिनियम 1948 इसके अंतर्गत बनाई गई जनगणना नियम 1990 के कानूनी प्रावधानों के द्वारा ही संचालित और नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपकॉर्न के दाने को गर्म करने पर उसके फटने पॉप होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका क्या है, जब हम पॉपकॉर्न गर्म करते हैं तो क्या है, उसके फूले बन जाते हैं। ठीक है, दाने के अंदर भाप से उत्पन्न दाब के कारण छिलका टूट जाता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है कि पॉपकॉर्न के दानों के भीतर थोड़ा पानी और स्टार्च बंद होता है। जब दाने को गर्म किया जाता है तो अंदर का पानी भाप में बदल जाता है। कड़े छिलके के भीतर अत्यधिक उच्च दाब यानी प्रेशर बनने के कारण अंततः छिलका अचानक फट जाता है और अंदर का स्टार्च बाहर निकलकर फूल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरमा निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है? जैसे चावल की अलग अलग वैरायटी होती है, आलू की भी अलग अलग वैरायटी होती है, इसी प्रकार से नरमा है जो किस क्रॉप की वैरायटी है? तो ये कपास है। ठीक है, कपास की एक वैरायटी होती है नरमा। नरमा है जो भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में उगाई जाने वाली अमेरिकन कपास है, प्रकार की वैरायटी है नरमा। टी, शुगरकेन, कॉफी ये नगदी फसलें कैश क्रॉप होती हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पूछिए कब हुई थी? तो ये 1950 में हुई थी। ठीक है, जब हमारा संविधान लागू किया गया था 1950 में, तभी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के गणतंत्र बनने के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और इसने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की जगह ली। ठीक है, पहले क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट वर्क कर रहा है वो पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया करता था। ठीक है, 1947 में क्या है, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। 49 में क्या है, 26 नवंबर 1949 को क्या संविधान को अपनाया गया था। लेकिन अदालत का औपचारिक उद्घाटन जनवरी 1950 में ही हुआ था। संविधान को अपनाया कब था, ये क्वेश्चन आ जाए तो 26 नवंबर 1949 को, और लागू जो संविधान किया गया था वो 1950 को किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 1952 में क्या हुआ था, इस वर्ष देश में पहले आम चुनाव के बाद पहली चुनी हुई संसद का सत्र शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व संयोजन गलत है? आपको यहाँ पर फेस्टिवल बताना है जो गलत है। बिहू पर्व कहाँ मनाया जाता है? आसाम में, ये सही है। खजुराहो पर्व कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इसका भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सोनपुर मेला है जो बिहार में है। रण उत्सव गुजरात में, तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। खजुराहो पर्व है जो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में नहीं, ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी के संदर्भ में वह कौन सी तकनीकी है जिसमें डीएनए कूट में परिवर्तन किए बिना siRNA, mRNA या प्रति अर्ध आरएनए जैसे लघु पूरक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों का उपयोग करके विशिष्ट जीनों का निष्क्रिय कर दिया जाता है? तो इसका क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में 6 कार्बन अणु का 3 कार्बन अणु में विखंडन हो जाता है? एमटीएस एग्जाम की मैंने वीडियोस जो पहले बनाई उसमें एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है कि कोशिका के किस भाग में 6 कार्बन अणु का 3 कार्बन अणुओं में विखंडन होता है? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में, यानी 4 ऑप्शन कोशिका द्रव्य है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव नागालैंड की परंपराओं और संस्कृतियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है? तो नागालैंड में जो फेस्टिवल है वो कौन सा मनाया जाता है? हॉर्नबिल। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नागालैंड, तो यहाँ पर न से न याद कर लो, हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। लोसार महोत्सव, और इनके बारे में हम देख लेते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव है जो त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। यह हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड के किसामा हेरिटेज विलेज में मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है कि कौन सा कि हॉर्नबिल महोत्सव कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है नागालैंड के किसामा गांव में। ठीक है, किसामा हेरिटेज विलेज है, यहाँ पर मनाया जाता है, जहाँ नागालैंड की सभी जनजातियां अपनी पारंपरिक वेशभूषा, नृत्य, संगीत और कला का प्रदर्शन करती हैं। लोसार है जो ये तिब्बती बौद्ध नववर्ष है। ठीक है, ये नववर्ष है। लोसार किसका है? तिब्बती बौद्ध का, जो मुख्य रूप से लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में मनाया जाता है। नामसंग है जो ये सिक्किम की लेप्चा जनजाति द्वारा नववर्ष मनाया जाता है। ठीक है, और लबाब दुचेन जो महोत्सव है ये बौद्ध धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो भगवान बुद्ध के स्वर्ग से पृथ्वी पर वापस आने की घटना की याद में मनाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो मैंने आज ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी तरीके से ये PYQ सीरीज चलती रहेगी, तो चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतने, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।